नमस्कार, मैं अखिल और आप सभी का स्वागत है 8 PM TV9 राजस्थान के स्पेशल शो में, जहां हम बात करते हैं राजस्थान के पूरे दिन की सियासत की और सबसे उस चरम पॉइंट की जिस पर पूरे दिन सियासत या फिर राजस्थान की राजनीति में क्या सियासत चल रही है उस सभी को लेकर इस शो में हम चर्चा करते हैं। और आज की सियासी चर्चा इस मुद्दे पर होनी है कि ओम बिरला क्या राजस्थान में नए पावर सेंटर के रूप में उभर गए हैं या उभर रहे हैं या उभरने वाले हैं। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे पुष्कर सर से। पुष्कर सर हमारे साथ रोज़ की तरह मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें एक बार थोड़ी सी भूमिका आपको बता देते हैं जिससे आसानी से आप सभी बातें समझ जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, जिसके बाद नतीजे सामने आए और नतीजे में क्या आया ये सभी को पता है कि बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद समीक्षा का दौर लगातार चल रहा है, जाटों की नाराज़गी और भी कई अलग अलग एंगल आ रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ वसुंधरा राजे एक अहम फैक्टर है जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, चाहे वो जब नहीं बोली थी तब भी और अब जब वो बोली है अब भी। अब ओम बिरला को लेकर जो चर्चा सामने आ रही है वो चर्चा ये है कि ओम बिरला अब वसुंधरा राजे के पैरेलल खड़े हो गए। जहां बीजेपी में खेमेबाजी के लिए नाम आता था वसुंधरा राजे के सामने राजेंद्र राठौड़ का या कहीं ना कहीं शेखावत का, क्योंकि वो खुद भी कह चुके हैं, शेखावत भी, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से सांसद है, कि उनकी वसुंधरा राजे सरकार में ज़्यादा नहीं बनी, इसीलिए कुछ काम अधूरे रह गए वगैरह वगैरह। लेकिन अब इस गुटबाजी में या खेमेबाजी में एक और नया नाम जुड़ गया है, ओम बिरला का। तो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि आपके डिस्प्ले पर ये 5 नाम कुल दिखाई दे रहे होंगे, जिसके बारे में हम पुष्कर सर से चर्चा करते हैं। तो पुष्कर सर, ये जो नए पावर सेंटर की बात हो रही है ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और इसके पीछे की ज़रा सियासी कहानी बताइए आप। जिस दिन से जी थोड़ा सा पीछे चलते 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकला और बीजेपी अपना बढ़िया मैंडेट के साथ 120 सीटों के लमसम जी आती है, तो जो वसुंधरा राजे, असल में आपने सबसे लास्ट में नाम वसुंधरा राजे पर लिया जी, पावर सेंटर तो वही थी। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने अपना रंग दिखाया, मंचों पर नहीं गई, फिर बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच पे उन्हें भी बुलाना पड़ा क्योंकि पता था कि राजे की नाराज़गी बड़ी महंगी पड़ती है जी बीजेपी को। हालांकि बीजेपी जीत गई, राजे ने भी पार्टी लाइन को फॉलो किया। पुरानी बीजेपी की नेता हैं, रोज बताता हूं तो इसको आज बताने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने पार्टी लाइन फॉलो की। विधायक दल की बैठक होती है, उसमें राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पे पहुंचते हैं, उनको एक पर्ची देते हैं और चौथी लाइन में बैठे भजन लाल शर्मा विधायक जी पहली बार आए थे, जो शायद कल तक 20 बार किसी से टाइम के लिए या वो बना। ये एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और बीजेपी में इसीलिए पार्टी आज सबसे बड़ी है कि वो कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है जी। वो कार्यकर्ताओं के लिए काम करना जानती है। वो अपने कार्यकर्ताओं को, सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाता है। मेरे सहयोगी अम्बेश अक्सर मेरे साथ उस समय बताते हैं कि वो कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो पर्ची वाले सीएम है जी। हालांकि लगा कि सब ठीक हो जाएगा। भजनलाल ने शपथ ली, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एक ऐसे मंत्री को सीट पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है जहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन होता है और वो वहाँ पे सुरेंद्र सिंह टीटी चुनाव हार जाते हैं। यहाँ से बवंडर खड़ा हो जाता है। और दूसरा जो आज पावर सेंटर में नहीं आप नाम दिखा रहे हैं, वो राजेंद्र राठौर अपने आसपास उस पावर सेंटर को चाह रहे थे जी। उन्होंने वसुंधरा राजे से अलग कर लिया था अपने आप को और वो चुनाव हारे तो उन्होंने सीधा नाम भी ले लिया, ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी, कि मुझे किसने हरवाया। और उसका असर राहुल कसवा का चुरू से टिकट कटना हुआ और उसके बाद राजपूत और जाट कम्युनिटी लड़ गई। और भी कई मुद्दे रहे जो गुजरात में। तो जब 4 जून को रिजल्ट आया तो उसका नतीजा ये दिखा कि अंदर की फूट अब बड़ी हो चुकी है, खुलकर सामने आने लगी, खुलकर सामने आ गई। जो एक पावर सेंटर आप नया भूपेंद्र यादव को दिखा रहे हैं, ये केंद्रीय राजनीति करते थे ओम माथुर, अब छत्तीसगढ़
चले गए, नहीं तो एक बार समय ओम माथुर भी बहुत थे लेकिन एक्टिव थे। वो गुजरात के प्रभारी बनाए गए, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। बीच में उनकी तबीयत खराब हुई ओम माथुर जी की, और उस समय वसुंधरा राजे ने नहीं सुनी थी कि ओम माथुर को उन्होंने दिल्ली से कहा राजनीति कीजिए। इस बार वो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए लगी रहीं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत मजबूत रहे। अब मैं आपको उन सब नेताओं के नाम इसलिए बता रहा हूं जो एक एक करके वसुंधरा राजे के द्वारा राजस्थान बीजेपी से निकालकर केंद्रीय राजनीति में भेज दिए गए, मगर यहां पैर नहीं जमा पाए। वही दिन आया जब भजनलाल शर्मा की ताजपोशी हुई, तो एक नए विधायक ने शपथ ली और कार्यभार संभाल लिया, और महारानी के पांव के नीचे से जमीन जा चुकी थी और वो एक विधायक थी अभी। और वो स्टेटस उनका जो 3 दिसंबर से है वो आज भी है। और इसी के बाद अलग अलग पावर सेंटर बन गए हैं। भूपेंद्र यादव अब अलवर से सांसद होके आ गए हैं, तो अब वो वैसे भी केंद्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो एक उनका नाम आप अब नहीं, अब उनका से भी है, वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो गुड बुक्स ऑफ मोदी शाह यूनिट के भी हैं। और यहाँ पर ढलान अब एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। जिस तरीके से दुष्यंत 5 बार सांसद होने के बावजूद मंत्री नहीं बने, एक ये पावर सेंटर, ये हम शो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हर आदमी अभी अपनी ही हनक दिखा रहा है। सीपी जोशी तीसरी बार चित्तौड़गढ़ से हैं। सतीश पूनिया को पता ही नहीं चला वो क्यों हट गए और क्यों सीपी जोशी आ गए। आप इस समय समझिए कि भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, ब्राह्मण दो हैं और दोनों प्रमुख। अगर राजस्थान बीजेपी में बात करें तो सत्ता और संगठन दोनों पर काबिज हैं। यही बात गजेंद्र सिंह शेखावत को प्लस कर गई और गजेंद्र सिंह शेखावत दोबारा मिनिस्टर बन के आ गए। तो कुल मिला के इन 5 चेहरों में लब्बो लुबाब ये था कि एक दूसरे को सेट करने के चक्कर में तीसरा फायदा उठा रहा था। लेकिन वसुंधरा राजे लगातार आउट ऑफ फ्रेम, कम से कम मैं ये कह सकता हूं केंद्रीय बीजेपी के लिए जो आला कमान है उनके आउट ऑफ फ्रेम से जा रही हैं, और वो अब आखिरी दौर की अपनी बीजेपी में सियासत देख रही हैं कि उनको दबाव में या उनके नज़दीकी लोग। अब आप सोचिए, ओम बिरला की आप बात कर रहे हैं, ओम बिरला के खिलाफ चुनाव कौन लड़ा? प्रहलाद गुंजल कौन? जो वसुंधरा राजे के सबसे करीबी। और आज ये हकीकत है कि आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में कोई, राजस्थान बीजेपी में बड़ा फैसला होगा तो ओम बिरला से डिस्कशन नहीं होगा। और वो ठीक है, वो एक संवैधानिक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, वो डेली मीटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कुछ रह ही नहीं गया है। कुछ लोग तो गवर्नरशिप बन के चले जाते हैं और पूरी राजनीति संभालते हैं, गुलाब चंद कटारिया जैसे लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो जो आपका ये सवाल है नए प्रदेशाध्यक्ष की पद कटा लिखेंगे, तो बिल्कुल सीनियर नेता हैं, सब जानते हैं। लेकिन अब ये तय हो रहा है, हम लोग जो ये डिस्कशन आज लेके आए हैं कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पर खतरा सबसे ज्यादा तलवार लटक रही है। हम लोगों ने एक नहीं कई वीडियो किए हैं, उनसे देखा जा सकता है कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। और संगठन आप चला रहे थे, और जब चुनाव लड़ा जाता है तो संगठन के दम पे लड़ा जाता है, ना कि सरकार के दम पे लड़ा जाता है। तो फिर जब संगठन के मुखिया आप प्रदेश में आप हैं, तो 11 सीटें कम हुई हैं, तो जवाब कौन देगा, नैतिकता कौन लेगा? और जब नैतिकता के नाम पे या उनको कहीं एडजस्ट, सीपी जोशी शायद इसीलिए मंत्री नहीं बन पाए और भागीरथी चौधरी जैसे भी बन गए, क्योंकि सीपी जोशी अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में ये जाएगा कि वो 25 में 25 नहीं जिता पाए, 14 जिता पाए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सीपी जोशी पर जब तलवार लटकी है तो किसको मिलेगा। तो ये चेहरे फिर एक तरह से जल्दी घूमेंगे। जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको सरकार को साथ लेके चलना होगा, सरकार के क्योंकि सरकार की योजनाओं का ही आप वोटर के पास सारी बात पहुंचाते हैं।
जी। जमीन पे। संगठन का काम क्या है? सरकार की योजनाओं, सरकार की बेहतरी। भाई दूसरी है तो संगठन का काम है, दूसरी अब विपक्षी सरकार की गलतियां गिनाई है, अपनी खूबियां बताइए, दूसरे की खामियां बताइए। जब खूबी बताने जाएंगे तो इसका मतलब आपका कैश 22 पोजीशन नहीं होनी चाहिए, एक साथ दिखने चाहिए। तो एक साथ होने में आपको भजनलाल शर्मा जी के साथ होना पड़ेगा। जो भी नया अध्यक्ष आता है, अगर सीपी जोशी नहीं हटाए और अगर हटा दिए जाते हैं जो लग रहा है, अब दूसरा चेहरा उसी में भजनलाल हो गए जी। अब जिस हिसाब से मैंने बताया कि कद लगातार बढ़ता गया है भूपेंद्र यादव का, तो भूपेंद्र यादव से भी बात की जाएगी, उनका भी से होगा, तो 2 पावर सेंटर हो गए। जी। तीसरे सीपी जोशी इसलिए इस पावर सेंटर में क्योंकि वो तो अभी पावर में है ही। वो कह रहे हैं हम कहाँ हटाए जा रहे हैं, बिल्कुल पावर तो मेरे पास है, संगठन का मुखिया मैं हूँ, भजनलाल जी सरकार के हैं तो संगठन का मैं हूँ। तो ये हो गए। अब इसके बाद नंबर आ जाता है वसुंधरा राजे सिंधिया का। जब वसुंधरा राजे का आता है तो वसुंधरा राजे के साथ वही है कि अब उनके पाले में खड़े लोग जो कल तक उनके साथ खड़े रहने के लिए आतुर थे, अब वो दिखते नहीं है। अब वो लोग बोल रहे हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए ना, उन पे कोई, अब उनको बीजेपी से राहुल कसवा को क्या फायदा होना। जी। देवी सिंह भाटी को टिकट नहीं दिया, उनके पोते, अब ऐसा हो गया है बीजेपी में भाई, बेटा है, पिताजी नाराज हैं, यशवंत सिन्हा देख लीजिए, फिर जयंत सिन्हा रहे, अब जयंत सिन्हा ने खैर दूसरे कामों के लिए छुट्टी मांग के। तो मेरा ये कहने का मतलब है देवी सिंह भाटी को वो पार्टी कुछ महत्व ही नहीं दे रही, या तो बहुत अति महत्वपूर्ण लोग ने अब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया है वसुंधरा राजे से, या अब वो समझ गए हैं कि वसुंधरा राजे का साइडलाइन का समय चल रहा है। शायद जैसे ओम माथुर को 3-4 साल अज्ञातवास में रहना पड़ा, फिर उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ का, मुझे अभी हाल में कोई कहे कि साल भर 2 साल में वसुंधरा जी का कुछ बड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन पावर सेंटर हम क्यों कह रहे हैं, ये आकलन है। आज भी उनके साथ कुछ लोग खड़े हैं और वो अगर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएं और कह दें जी। कोई बड़ी बात, तो हलचल तो मचा ही देंगी। अभी जो शांत पड़ी है, तो जो असली बात है कि अब अगले 15 दिन बीजेपी में बड़े भारी हैं। बिल्कुल सर। वो बीजेपी अब क्या करे कि हार की समीक्षा करे, तो फिर उसमें किसी एक चेहरे के ऊपर डाला जाएगा, और जब चेहरे का डाला जाएगा तो कहा जाएगा पार्टी के अंदर गुटबाजी आप देख ही रहे हैं। आप लगातार वीडियो दिखा रहे हैं राजेंद्र राठौर, मैंने इसीलिए, या आपने क्यों नहीं दिखाया कि राजेंद्र राठौर, क्योंकि ये जो बड़े चेहरे हैं, गजेंद्र शेखावत हों या कोई, गजेंद्र शेखावत इसमें सबसे फायदेमंद आदमी है, 2 बार से केंद्रीय मंत्री बन के चल रहे हैं, और उनका सीधी अदावत वसुंधरा राजे से रहती है। तो वो वहाँ यहाँ पे जो फायदे में चेहरे हैं वो लगातार ये 3 लोग हैं, गजेंद्र शेखावत, भजनलाल शर्मा, भूपेंद्र यादव। सीपी जोशी के ऊपर तलवार लटक रही है और वसुंधरा राजे के पास अभी बहुत कुछ है नहीं। इसीलिए वसुंधरा राजे के लिए अब बात ये आ रही है कि अब वो क्या कर सकती हैं। जो आपका अगला, देखिए वो पार्टी की बड़ी कमिटेड है, लीडर है, वो ऐसा नहीं है। और बहुत लोग छोड़ते हैं सियासत में जब यहीं जमीन रह जाती है, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अभी उनके बेटे 5 बार से सांसद बन के आ रहे हैं। ठीक है, नहीं मिला है, शायद वो एक बार और वेट करें, अगर उनसे बात करता है आला कमान। क्योंकि जब मैंने इसीलिए आज बताया कि जब वसुंधरा राजे की चलती थी तो अरुण चतुर्वेदी हो, ओम माथुर हो, राजस्थान बीजेपी में किसी की नहीं चलती थी, राजस्थान गुलाबचंद कटारिया को जाना पड़ गया। ठीक है, अब क्योंकि आपने 5 चेहरे बता दिए सर,
अब वसुंधरा राजे, सर देखिए अब जैसे पहलवानी का मैच देखा करते हैं, WWE का रेसलिंग मैच देखा करते हैं, तो क्या करते थे कि जो सबसे बड़ा पहलवान है या ताकतवर पहलवान है सब मिलके पहले उसको हटाते थे। तो यही जो सिचुएशन है बिल्कुल मैं यही वसुंधरा राजे के साथ है। लेकिन अब मैं आपसे जो सवाल अब कर रहा हूँ वो ये है कि वसुंधरा राजे को हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये सब एक हुए हुए, अब ये आपसी लड़ाई चाहे भूलकर उनको हटाने के लिए आतुर है, वो तो पीछे की बात है। ये सियासत में बड़ा होता है, सियासत में पहले बड़ा दुश्मन गिरा लो, फिर बैठ के देख लेंगे क्या है। तो और आप अभी पूछना चाह रहे हैं अब फिर किसके आन, अभी तो भाई नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वसुंधरा कैसे भेदेंगी इस किले को, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये मोदी शाह का एक बड़ा संकेत भी हो सकता है कि उनको लगातार हाशिए पर रखा जा रहा है और वो भी अपने आप को किनारा कर रही है। बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उनको कोई गवर्नरशिप दे दी जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जी। उनको कहीं पार्टी में कुछ और दिया जा सकता है, क्योंकि नई पार्टी, मैं इसीलिए कह रहा हूं अगले 15-20 दिन, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, नया अध्यक्ष मिलना ही है। हाँ जी। बजट सेशन के बाद अगर होता है, बीजेपी अगर एक्सटेंशन नहीं देती है, देती भी है तो हो सकता है रिवैम्प हो उनकी। अब जो मिनिस्टर भी हैं, जो पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि बीजेपी में संविधान में है कि एक आदमी एक पद पे लेके चलेगा, तो एक छोड़ना पड़ता है जी। तो अभी जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो फिर एक नाम कोई कार्यकारी अध्यक्ष दिया जाएगा। इसलिए अभी टॉप से लेके स्टेट हर लीडरशिप में चेंज है। तो बस को कहते नहीं है कि प्लेन में अपनी पेटियां कस कर दिल थाम कर बैठिए, अभी बहुत कुछ बीजेपी में होना है। तो ये अभी 10-15 दिन बीजेपी में यही हालत देखने को मिलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे रखकर इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं, समय की कमी है, कि अगर सीपी जोशी को हटाया जाएगा तो इस तरह के राजेंद्र राठौड़ से भी सवाल पूछे गए कि, और कई बार ऐसा होता है जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी आती है या वो कहते हैं। अब उनसे पूछा गया कि क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्होंने कहा नहीं मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या वो उनको बनाया जा सकता है? अब ये बताइए, ये तो कोई नहीं करेगा कि जो खुद चुनाव जीत के आ रहा है, 3 बार से सांसद है, ठीक है, लेकिन उसको कमान कैसे दी जा सकती है? जो अपना ही चुनाव नहीं जिता पाए तो पार्टी को और बेहतर कैसे करेगा जी। इसीलिए पावर सेंटर है। मैंने कहा जो भी सत्ता में आए, सरकार संगठन में आएगा, उसको भजन लाल शर्मा जी का टिक जरूर रहेगा। भजन लाल जी का रहेगा तो भूपेंद्र यादव से भी पूछा जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत की भी गुट का होगा। तो ये जो बनेगी तो ऑटोमेटिक अपोजिट में वर्सेस वही खड़े होंगे, तो वसुंधरा राजे होंगी और सीपी जोशी कहेंगे काम दिया गया था, सतीश पूनिया को काम दिया गया, सतीश पूनिया काम करके हट गए, सीपी जोशी हट जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम राजस्थान की सियासत को लेकर और राजस्थान से जुड़ी हर खबर को लेकर आप देखते रहिए TV9 राजस्थान और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।